हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में इंडियन इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं, जीएस पेपर 3 का पार्ट है, वे पिछले 10 साल के आए हुए प्रश्नों को कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले 6 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं और लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने इंडियन एग्रीकल्चर के सेक्टर को कवर किया है। आज भी एग्रीकल्चर को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मिनिमम 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक यूपीएससी एग्रीकल्चर के सेक्टर से पूछता रहा है। तो प्रारंभ करते हैं। शुरुआत के 3 प्रश्न जो हैं वर्ष 2016 से लिए गए हैं। 2016 में 3 प्रश्न आए थे। इसके बाद वर्ष 2015 में आएंगे और वर्ष 2015 में 4 क्वेश्चन आए थे और ये सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 7 प्रश्न हैं जिनकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो वास्तव में यह प्रश्न सीधे सीधे जल उपयोग दक्षता, जो सिंचाई में वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जो जल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितना दक्ष हम प्रयोग कर सकते हैं, इस पर है। कितना हम उसका वेस्टेज बचा सकते हैं और प्रभावी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रश्न यह पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको जल उपयोग दक्षता के बारे में बताना होगा और इस संबंध में आप ये भी बता सकते हैं कि भारत में कितना जल वेस्ट होता है। इसके साथ साथ प्रश्न का दूसरा भाग आपसे ये पूछ रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की भूमिका बताइए। तो आप इसकी भूमिका का वर्णन करेंगे, यानी कि इसके लाभ और संभावित जो इसके फ़ायदे हम ले सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। मेन बॉडी में आप दोनों भागों पर कवर करेंगे, यानी कि उपयोग दक्षता के बारे में बताते हुए जो सिंचाई लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जो सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग हैं, उनको हम किस तरीके से ला सकते हैं, उनकी भूमिका का वर्णन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग एक निष्कर्ष देंगे और निष्कर्ष में सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित जो नवाचार हैं, जो नए प्रयोग हैं, उनके बारे में बताते हुए भविष्य में इसके लाभों को बताएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम कवर करेंगे। सबसे पहले आप जल उपयोग दक्षता के बारे में बताइए। यह एक ऐसी फसल प्रणाली है जो जल को पौधों के बायोमास या अनाज में बदलने की क्षमता का माप है। इसमें मिट्टी में संग्रहित जल और बढ़ते हुए मौसम के दौरान वर्षा दोनों का प्रयोग शामिल है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर जल है वो प्लस वर्षा के दौरान जो जल प्राप्त होता है वो। जल उपयोग दक्षता जल आपूर्ति स्रोतों के सावधानी पूर्वक प्रबंधन, जल सेवा प्रौद्योगिकियों के उपयोग और अत्यधिक मांग में कमी और अन्य कार्यों के बारे में है। अगर हम देखें तो भारतीय कृषि जो है उसमें जल का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। हमारी पहली बात तो सिंचित भूमि का क्षेत्रफल कम है और ऊपर से हम जो जल का प्रयोग करते हैं उसमें वाटर वेस्टेज बहुत करते हैं। इसीलिए सूक्ष्म सिंचाई के जो यंत्र हैं, जो संयंत्र हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई, ऐसी विधियों का प्रयोग करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अब सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की भूमिका की बात कर लीजिए। सबसे पहले आप बताएंगे कि सूक्ष्म सिंचाई योजना जो पारंपरिक तरीके से हम पानी भर देते हैं खेत में नहर के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा, उसकी तुलना में जल की बचत भी करती है और साथ ही साथ जो जल का सही उपयोग है सिंचाई के उद्देश्य से उसे पूरा करती है। यहाँ वास्तव में जल उपयोग दक्षता केवल 30 से 35% है, जिसको हमें बढ़ाना है सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा। दूसरा, उचित रूप से डिज़ाइन और प्रबंधित ड्रिप सिंचाई प्रणाली खेत पर सिंचाई की दक्षता लगभग 90% तक कर देगी, ऐसा अनुमान है। और सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग के कारण जो फसल की उत्पादकता है, क्योंकि ज़्यादा पानी भी फसल को खराब कर देता है, तो जो फसल की उत्पादकता है उसमें भी 20 से 90% तक की वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है। जो हम सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं हैं उसमें पानी की खपत में कमी आएगी और सिंचाई कुओं से पानी उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपयोग में भी कमी आएगी। जो हम ट्यूबवेल वगैरह से पानी निकालते हैं उससे बिजली की बचत भी होगी अगर हम सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का पालन करते हैं।
इसके साथ साथ अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंपिंग प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंप और पाइप का आकार उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जिससे पानी और ऊर्जा के अति प्रयोग और उसके परिणाम स्वरूप रिसाव से बचा जा सके। जो स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली है और सूक्ष्म सिंचाई के लिए अन्य उभरती हुई तकनीकियां हैं, उनके लिए हम कंप्यूटरीकृत जीपीएस आधारित परिशुद्धता सिंचाई प्रौद्योगिकियां उत्पादकों को पानी और कृषि रसायनों को अत्यधिक सटीकता और विशेष रूप से मिट्टी और पौधे की स्थिति और ज़रूरतों के अनुरूप स्थान पर लगाने में सक्षम बनाएंगी, जैसा कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। इस प्रकार आप जो सूक्ष्म सिंचाई है उसके उपयोग पर चर्चा करते हुए अब आप अपना निष्कर्ष दे सकते हैं और बताएंगे कि भारत ने जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को, जो जल प्रबंधन है, उसको बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें हर खेत को पानी और सिंचाई की स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति का उपयोग करके केंद्रित तरीके से जल उपयोग की दक्षता प्रति बूंद अधिक फसल पर शामिल है। ठीक है, इस तरीके की जो सिंचाई पद्धति है उसमें फरो सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसके कई फायदे हैं और पानी का कम उपयोग भी होता है। इससे हम जल संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सकते हैं और साथ ही साथ सिंचाई के लिए आवश्यक जल का प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न के उत्तर को कंक्लूड कर देंगे। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न आपका वर्ष 2016 में ही पूछा गया है और 200 शब्दों का है, 12.5 अंक का प्रश्न था। एलिलोपैथी क्या है और सिंचित कृषि क्षेत्रों की प्रमुख कृषि पद्धतियों में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसका वर्णन कीजिए। तो एलिलोपैथी एक टेक्निकल टर्म है। बेसिकली ये जो बायोकेमिकल फर्टिलाइजेशन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है एक जीव जैव रसायनों का उपयोग करके दूसरे जीव के अंकुरण, विकास और अस्तित्व और प्रजनन को प्रभावित करता है। ये प्रभाव लाभकारी या हानिकारक दोनों हो सकता है, क्योंकि जीव अगर फसल के लिए अच्छा है तो वहाँ पर ये लाभकारी होगा, लेकिन अगर जीव फसल के लिए खराब है, कीट फसल के लिए खराब है, तो ये नकारात्मक असर भी डाल सकता है। यह रासायनिक पारिस्थितिकी की एक शाखा है। रासायनिक हस्तक्षेप का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा के एक उपकरण के रूप में इसे लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली जो जीव है उस जो छोटे छोटे कीट हैं जो फसलों के लिए हितकारी हैं, उनको हम आगे बढ़ाते हैं और उनके प्रजनन को, उनके फसल में व्यापीकरण को हम और अच्छा करते हैं। ठीक है, तो प्रमुख फसल प्रणाली में एलिलोपैथी की क्या भूमिका है, जो सिंचित कृषि है वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि एक स्थायी खरपतवार प्रबंधन में काम आता है। ठीक है, जैसे पुलाल मल्चिंग। तो पुलाल मल्चिंग में क्या होता है, जो खरपतवार है उसको ख़त्म करते हैं, उसका स्थायी प्रबंधन कर लेते हैं। साथ ही साथ ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को भी कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम केमिकल पेस्टिसाइड का, केमिकल खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और भूमि पर भी जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल करने से, उसको भी बचाएगा। इसके साथ साथ इसे प्राकृतिक शाकनाशी भी कहते हैं। एलिलोकेमिकल्स को प्राकृतिक शाकनाशी भी कहा जाता है, क्योंकि वे रोगजनकों और बैक्टीरिया के खिलाफ एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्थायी खरपतवार प्रबंधन में काम आएगा। फिर जो पेड़ पौधे हैं, जो पौधे और पशु हैं और जो कीट हैं, इनका जो पूरा साइकिल है, इनकी जो परस्पर क्रिया है, जो अंतः क्रिया है, उसके लिए भी यह लाभदायक होता है, क्योंकि एलिलो रसायन विभिन्न प्रकार से भोजन को आकर्षित करने वाले या दूर भगाने वाले के रूप में कार्य कर सकते हैं। कीटों पर हार्मोनल प्रभाव डालते हैं या कीटों के शिकार के खिलाफ एक उपयोगी रक्षा तंत्र प्रदान कर सकते हैं। कई सीमावर्ती पौधों का उपयोग खेतों और बगीचों के आसपास अवांछित जानवरों को दूर भगाने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फसल के लिए भी अच्छे हैं, फसल के प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छे हैं, और जो अंतःक्रिया हो रही है पेड़, पशु और कीटों के मध्य, उसको भी बेहतर करते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन लीचिंग और पर्यावरण प्रदूषण में ये कमी करते हैं। जल प्रदूषण के कारण जो है नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन लीचिंग का एक रिजल्ट सामने आता है। ठीक है, तो ये वास्तव में एक गंभीर प्राकृतिक समस्या है और हाल के वर्षों में यह साबित हुआ है कि पौधों द्वारा उत्पादित नाइट्रीकरण अवरोधक पदार्थ NO2 के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग की दर में सुधार कर सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण को भी
कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह काम कर सकता है। और इसके साथ साथ जो एलिलोकेमिकल्स हैं वो पौधों के अंकुरण और वृद्धि को उत्तेजित या बाधित कर सकते हैं और जल और मिट्टी में कम फाइटोटॉक्सिन अवशेषों के साथ फसलों के विकास की अनुमति देते हैं, जिससे अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण की सुविधा होती है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे एक साइकिल को चलाते हैं। ठीक है, जिससे पौधों के लिए अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो पौधों में अंकुरण तेजी से होगा, उनकी वृद्धि तेजी से होगी। ठीक है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे ये। और जो जो इनके विकास की प्रक्रिया है वो तीव्र गति से होगी, तो जाहिर सी बात है फसल उत्पादकता भी बढ़ेगी। ठीक है, कपास के खेतों में सोयाबीन, तिल और ज्वार की अंतर फसल प्रणाली केवल कपास के खेतों की तुलना में बैंगनी नाइटीज की तुलना में बेहतर शुद्ध उत्पाद और महत्वपूर्ण अवरोधक प्रदान करती है। इसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि एलिलोकेमिकल संरचना का उपयोग नए कीटनाशकों के संश्लेषण के लिए एनालॉग के रूप में किया जा सकता है और सिंथेटिक कीटनाशकों की तुलना में ये जैव कीटनाशक बेहद कम हानिकारक हैं, क्योंकि ये बायोकेमिकल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एलिलोपैथी लगातार बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करने के लिए फसल की पैदावार में सुधार करने के लिए एक नया अनुप्रयोग है। हालांकि अपर्याप्त शोध डेटा के कारण अप्रभावी कार्यान्वयन हुआ है। यह कृषि स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, संसाधन संरक्षण और आर्थिक व्यवहार्यता प्रदान कर सकता है। इस प्रकार आप अपने प्रश्न का निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है, तो यह एलिलोपैथी का संबंध में प्रश्न हो गया। अगला जो प्रश्न है वो भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, बिल्कुल सीधा प्रश्न है, वर्ष 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो जो कृषि की अनिश्चितताएं हैं, जो भारतीय प्रकृति की कृषि के संबंध में अनिश्चितताएं हैं, उसके आधार पर आपको बताना है कि फसल बीमा की क्या आवश्यकता है और उसके बाद आपको यह बताना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो वास्तव में यह आप इस तरीके से समझिए कि भारतीय कृषि जो है उसकी उस लक्षण पर यह प्रश्न है कि बीमा किस प्रकार जो फसल अनिश्चितता होती है प्रकृति के कारण उसमें काम कर सकती है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताना है। तो आप एक इंट्रोडक्शन फ्रेम करेंगे, जिस इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि किस प्रकार से फसल बीमा आवश्यक है, चूंकि हम मानसून पर निर्भर हैं। दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि अब मुख्य भाग में आएंगे और मुख्य भाग में सबसे पहले किस प्रकार की भारतीय कृषि की प्रकृति है, जो प्रकृति की अनिश्चितताओं के मद्देनजर फसल फेल्योर होता है उसमें फसल बीमा किस प्रकार सहायक होगी ये बताइए। और उसके बाद आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद आप निष्कर्ष पे आएंगे और निष्कर्ष के समय आप ये बताएंगे कि फसल बीमा किस प्रकार से किसानों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, दोनों के लिए लाभप्रद है और किस प्रकार से इसको और ज़्यादा समाहित करने लायक और सबसे और ज़्यादा लोगों तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार आप कंक्लूड कर सकते हैं कि यह भारतीय कृषि के और कृषकों की आय को सुनिश्चित करने और उनको स्थायित्व देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आप निष्कर्ष दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि भारतीय कृषि की मानसूनी प्रकृति के कारण बीमा की आवश्यकता क्यों है, ये आप इंट्रोडक्शन में बता दीजिए। तो भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। विश्व बैंक के अनुसार 2010 तक भारत की खेती के कुल क्षेत्रफल का केवल 35% ही सिंचित था। इसका मतलब जो बाकी मानसून पर आधारित है वहाँ पर बहुत दिक्कत है कि आप मानसून की अनिश्चितता के कारण आपकी फसल खराब हो जाए। ठीक है, मानसून में उतार चढ़ाव, प्राकृतिक आपदाएं जैसे प्राकृतिक आग, आंधी, ओलावृष्टि आदि ने भारतीय किसानों के जीवन पर कहर ढाया है। भरपूर उत्पाद होने के बावजूद भी किसान कीमतों में उतार चढ़ाव का शिकार हो जाता है। फसल बीमा योजना फसल उत्पादन और किसानों से संबंधित आय को स्थिर करने में सहायता करती है। इस प्रकार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन के आप बताइए कि फसल बीमा के क्या लाभ हो सकते हैं। पहली चीज़, जो फसल की विफलता है उसके विरुद्ध सुरक्षा मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आपने फसल लगाई, फसल नहीं हुई, सूखा पड़ गया, है ना, जैसे सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई या अतिवृष्टि हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में आपकी फसल का जो पैसा मिलना है वो आपको मिल जाएगा। तो आपकी जो फसल की विफलता होनी है उसके विरुद्ध आपको सुरक्षा मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको उपज का संरक्षण मिलेगा। अगर उपज कम भी हो रही है तो आपकी उपज संरक्षित रहेगी, आपको भुगतान कम से कम मिल जाएगा, आपके राजस्व का लॉस नहीं होगा,
आपको जो भी इनकम होनी है वो आपकी संरक्षित रहेगी। आपको फसल के दाम में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो फ्लक्चुएशन होते हैं बाज़ार के हिसाब से, उनका नुकसान आपको कम से कम होगा। इसके साथ साथ सरकारी खर्च में कमी आएगी, क्योंकि जब भी फसलें बर्बाद होती हैं, चाहे वो बाढ़ से हों, सूखे से हों, ओलावृष्टि से हों, तो सरकार को कंपनसेशन देना पड़ता है ना, क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। तो सरकार को ऐसी क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी फसल बीमित होगी, उन्हें बीमा कंपनी से पैसा मिल जाएगा। तो सरकारी खर्च में भी कमी आएगी। और जब किसान अपनी आय को लेकर के सुनिश्चित होंगे, उन्हें ये पता होगा कि हमारी आय का नुकसान नहीं होने जा रहा है, तो वे अधिक निवेश भी कर सकेंगे और अधिक नवाचार भी कर सकेंगे, अपनी खेती में नए नए प्रयोग भी कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी आय की स्थिरता पर भरोसा होगा। इस प्रकार जो फसल बीमा की आवश्यकता है और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की पुरानी प्रकृति को समझते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर 47% किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाना है। जो पहले NIAS और MNIAS की जगह जो योजनाएं चल रही थी, उसकी जगह पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। तो ये एक बेसिक जानकारी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। अब उसकी मुख्य विशेषताएं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसका कवरेज बहुत व्यापक है। ठीक है, यह रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, बागवानी फसलें सबको कवर करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, कम वर्षा हो, भूस्खलन हो, बाढ़ आ जाए, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हो, या इसके बाद अगर मान लीजिए फसल कटाई के बाद फसल में कोई नुकसान हो गया, आग लग गई या कुछ नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को भी फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए आपको जो है करीब 1.5% का प्रीमियम देना होता है, खरीफ की फसलों के लिए 2% का प्रीमियम देना होता है, और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम देना होता है। इतना प्रीमियम दे करके आप अपनी पूरी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से किसानों को दिया जाने वाला प्रीमियम बहुत कम है। शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार स्वयं करेगी। तो बहुत कम प्रीमियम दे करके आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। रबी की फसलों के लिए केवल 1.5% का ही आपको प्रीमियम देना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इस बीमा योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी आधारित सहायता भी मिलती है, जैसे कि जो नुकसान हुआ, जो फसल का नुकसान हुआ, उसके लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकी का इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल, स्मार्टफोन का इस्तेमाल आदि सरकार करेगी। और साथ ही साथ जो असिंचित, तो इससे क्या होगा कि आपकी फसल का नुकसान बहुत सही मापा जा सकता है। इसके साथ साथ क्या है कि असिंचित क्षेत्रों के लिए प्रीमियम सब्सिडी को 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए प्रीमियम सब्सिडी को 25% तक करने का फैसला किया है। ठीक है, इससे इतनी प्रीमियम तो सरकार देगी ही देगी, इतनी जो प्रीमियम सब्सिडी है वो सरकार देगी ही देगी। ठीक है, इसके साथ साथ योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। अधिसूचित क्षेत्र समरूप फसल की खेती और जोखिम मूल्यांकन के साथ साथ गांव या उससे ऊपर माना जाता है। तो ये सारी विशेषताएं आपकी जो हैं, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर की जाएंगी। अब इसके बाद आप निष्कर्ष दे देंगे, आपने उसकी विशेषता बता ही दी हैं और बीमा के लाभ भी बता दिए हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में चरम परिस्थितियां लगातार उत्पन्न होती जाती हैं और साथ ही साथ बाजार में भी दामों के उतार चढ़ाव जो है वो किसानों की परेशानी को बढ़ाते हैं। इससे किसान ऋणग्रस्तता में, आत्महत्या में और पलायन में प्रमुख उद्यत होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर इनके हितों की रक्षा करनी है तो बीमा कवर के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को कंक्लूड कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिगत रोजगार और आय का प्रबंधन करने में पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्र को प्रोन्नति करने के उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न सिंपल ये पूछ रहा है कि पशुधन जो किसानों में, किसानी में, खेती में रोजगार है और जो आय है उसमें बड़ा सहायक हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके लिए
क्या उपाय हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। सीधा प्रश्न ये है। तो सबसे पहले आप पशुधन के बारे में बताइए, भारत में पशुधन की स्थिति के बारे में बताइए इंट्रोडक्शन में। उसके बाद मेन बॉडी में जब आप बताएंगे तो आय और रोजगार के प्रबंधन में पशुधन की संभावनाएं क्या क्या हैं उसके बारे में बताइए। और मेन बॉडी के दूसरे पार्ट में आप ये बताइए कि इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए वे बताइए। और उसके बाद आप अपना एक निष्कर्ष फ्रेम करेंगे जहां पर पशुधन की उपादेयता, कृषि, रोजगार, आय सुरक्षा, पलायन, इन सब संदर्भों में करते हुए आप बताएंगे कि ये वास्तव में एक ऐसा क्षेत्र है जो कृषि क्षेत्र के लिए इंश्योरेंस का काम करता है, कृषि क्षेत्र के लिए आपदा और संकट के समय सस्टेनेबिलिटी का काम करता है। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए और इंट्रोडक्शन में पशुधन के बारे में बताइए। ठीक है, तो भारत में पशुधन संसाधन बहुत अधिक है। दुनिया के 56% भैंसें, 12.5% मवेशी, 2.4% ऊँट और 3.1% मुर्गी पालन, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ बताइए सकल घरेलू उत्पाद में ये 4.11% और कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25.6% का योगदान देता है। ठीक है, तो आप इसके योगदान पर चर्चा कर लिए। अब आप बताइए कि ये जो पशुधन है ये किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। तो पहली चीज़, पशुधन से किसानों की आय सुनिश्चित होती है। ठीक है, जो एडिशनल इनकम है, जो कृषि के अतिरिक्त आय है, उसके जनरेशन का, उसके सृजन का एक बहुत बड़ा स्रोत है पशुधन। यदि किसान दुधारू पशुओं का या ऐसे पशुओं का पालन करता है जिनके द्वारा मांस व्यापार में फ़ायदा होता है तो उसकी आय सुनिश्चित होती है। दूसरी चीज़ है रोजगार। आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। तो अगर परिवार के कुछ लोग पशुपालन के हिस्से में काम करने लगेंगे तो यहाँ पर रोजगार की पहली बात तो अवसर जनित होंगे, अवसर सृजित होंगे, और साथ ही साथ परिवार के वे लोग भी जो छिपी हुई बेरोजगारी से ग्रस्त हैं उन्हें भी प्रॉपर रोजगार मिलेगा। तीसरी चीज़ है भोजन। ये जो पशुधन है वे भोजन और पोषण की आपूर्ति को भी पूरा करते हैं। जैसे कि अगर आपने भैंस पालन किया है तो आपको दूध और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट साथ में मिलते हैं। तो आपके लिए क्या फ़ायदा है कि आपके भोजन की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होता है। आप पशु उत्पादों को भोजन के अंग के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। सामाजिक सुरक्षा इस प्रकार से मिलती है कि जब आपके पास पशुधन है तो आपकी आय का एक निश्चित स्रोत बना रहता है और आप समाज में, आप परिवार में, आप उस पूरे समूह में अपनी निश्चित आय के कारण एक अच्छी स्थिति रखते हैं। आप अपनी गरीबी से लड़ सकते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस पर निवेश करने के लिए एक निश्चित आय का स्रोत रखते हैं। तो आपको गरीबी से, वंचन से आदि से सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ पशुधन जो है वो लैंगिक समानता भी लाता है, क्योंकि देखिए जो पशुपालन का क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर होती है। ठीक है, अगर आप देखें तो पशुधन क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार का हिस्सा पंजाब और हरियाणा में लगभग 90% है। ठीक है, जहाँ पे डेयरी वास्तव में एक बड़ी गतिविधि है, प्रमुख गतिविधि है। तो पशुपालन लैंगिक समानता लाने का भी कार्य करता है और इसके साथ साथ यह आपदाओं से बचाव रखता है। ठीक है, जैसे पशुधन सूखे, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का एक अच्छा उपाय है, क्योंकि सीमांत और छोटे आकार के खेतों में ये केंद्रित होते हैं। इसके अलावा कृषि उत्पादन में पशुधन द्वारा प्रदान की जाने वाली बहुमूल्य जैविक खाद भी मिलती है। आप आपदाओं के समय में कम से कम आपके पास फूड सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, कम से कम आप इनसे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत मायनों में, अलग अलग दशाओं में काम करते हैं। सरकार ने इसके लिए क्या पहलें की हैं, जो प्रश्न का दूसरा भाग था। पहला आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो देसी नस्ल की गाय हैं उनका विकास और संरक्षण करना है और दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इसे किसानों के लिए लाभकारी भी बनाना है। तो ये देसी नस्ल की गायों के लिए बड़ी योजना है। दूसरा राष्ट्रीय पशुधन मिशन है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है वो पशुधन उत्पादन प्रणालियों में जो ब्रीडिंग होती है पशुओं की, उसके लिए बेहतरीन मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार करने के लिए है और इसमें बेसिकली क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है पशुधन के संबंध में। तीसरा राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम है, जिसमें जो गर्भधारण का कार्य है, महिलाओं जो मादा नस्लें हैं
जो मादा नस्लें हैं उनमें कृत्रिम गर्भाधान को प्रमोट किया जाता है, जिससे क्या होगा कि जो पशुओं में है वो बीमारियां कम फैलेंगी, अच्छी नस्ल के ब्रीडिंग हो सकेगी और ये वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी तो स्वस्थ पशु और उसके आगे आने वाले बच्चे जो होंगे वो स्वस्थ होंगे। तो ये भी किया जाएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना है और पशुपालन स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज है। ठीक है, जो पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज है वो बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर डेयरी विकास को लेकर के लाया गया है। तो इस प्रकार सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लाई हैं इस क्षेत्र में विकास और समृद्धि के लिए। अब इसके साथ साथ और क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले आप पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराइए। ठीक है, जहाँ पर जो रेन शेडो एरिया है, जो वर्षा छाया क्षेत्र है, वहाँ उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त चारा और पीने का पानी उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अच्छा पशुधन तभी होगा जब उसे अच्छी फीडिंग मिलेगी, अच्छी क्वालिटी फीडिंग मिलेगी। दूसरा विपणन है। विभिन्न पशुधन उत्पाद जैसे कि अंडा, मछली, दूध, इन सब का एक बेहतर प्रोसेसिंग और विपणन अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ किसानों को और पशुपालकों को बहुत तेज़ी से मिलेगा और उन्हें सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ साथ देसी नस्लों को बढ़ावा देना। देखिए, देसी नस्लें जो हैं वो आपकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही पली बढ़ी हैं और वे आपके क्लाइमेट के लिए फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो हमारी जो जलवायु है उसके हिसाब से अगर हम अपना पशुधन रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा ये। तो देसी नस्लों को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। इसके साथ साथ पशुपालकों को प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे बेहतर हाइजीनिक और स्वस्थ कंडीशंस में पशुपालन करें। उन्हें उचित प्रकार का पौष्टिक आहार दें जिससे उनकी उत्पादकता हमारे लाभ में परिवर्तित हो सके। इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अनुसंधान एवं विकास है। अनुसंधान एवं विकास पर भी ध्यान देना होगा जिससे जिससे पशुपालन को और ज़्यादा लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया जा सके। उसमें अच्छी ब्रीड्स, अच्छी किस्में डेवलप की जा सकें, अच्छी उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके, उनकी प्रोडक्टिव लाइफ को बेहतर किया जा सके। इसके बाद आप एक अपना निष्कर्ष दे दीजिए और बताइए कि जो पशुपालन है उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिससे इसका पूरा का पूरा लाभ किसान समुदाय को, ग्रामीण समुदाय को दिया जा सके। और साथ ही साथ जो हमने उपाय बताए हैं, जो सुझाव दिए हैं, उनका बहुत बेहतर इस्तेमाल करके सबसे मुख्य रूप से जो छोटे और ग्रामीण में भूमिहीन किसान हैं या सीमांत किसान हैं उनको इस क्षेत्र का लाभ सर्वाधिक दिया जाए जिससे उनकी आय सुनिश्चितता और जो विकास है वो सुनिश्चित हो सके और वे समाज में एक बड़े उत्पादक वर्ग के तौर पर कंट्रीब्यूट कर सके। इस प्रकार आप एक निष्कर्ष दे दीजिए और फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न यह है कि किस प्रकार भारत में कृषि भूमि धारणों के पतनोमुखी औसत आकार को देखते हुए जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिए कृषि अलाभकारी बन गई है, क्या संविदा कृषि को भूमि के पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? इसके पक्ष विपक्ष का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, प्रश्न आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो कृषि जोत है उसका जो छोटा आकार होता जा रहा है उसकी वजह से क्या कृषि एक अलाभकारी कार्य बन गई है, और अगर इसके उपाय और समाधान के रूप में हम संविदा खेती को लेते हैं या भूमि को पट्टे पर देते हैं तो क्या ये ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा? क्या इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है? और अगर इसे हम बढ़ावा देंगे तो क्या लाभ होंगे और क्या हानि होंगे? तो ये प्रश्न 3 भागों में आपसे पूछा गया है। पहला, आपको ये बताना है कि जो जोतें छोटी होती जा रही हैं उससे क्या कृषि अलाभकारी हो गई है। दूसरा, संविदा कृषि या जो पट्टे पर हम खेती दे दें वो उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्या। तीसरा, इसके अगर हम देते हैं तो इसके लाभ और हानि क्या है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में इतने भाग हैं, जो 3 भाग हैं, इन तीनों पर आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और बताएंगे कि भूमि जोत का औसत आकार भारत में कैसा है और ये कम क्यों हो रहा है या ये लगातार कम हो रहा है, इसको आप फैक्ट के साथ दे दीजिए। इसके बाद आप मेन बॉडी में बताइए कि क्या ये कृषि अलाभकारी हो गई है और क्यों अलाभकारी हो गई है। फिर आप बताइए कि जो संविदा कृषि है वो उसके क्या फ़ायदे हैं और जो संविदा कृषि या पट्टे पे दी गई खेती है उसके क्या नुकसान हो सकते हैं या किसके लिए इसके नुकसान हो सकते हैं। और उसके बाद आप एक निष्कर्ष दीजिए जहाँ पर, चूँकि देखिए संविदा कृषि आज की नीड है, ठीक है, तो अपने कंक्लूजन में आप संविदा कृषि के पक्ष में कुछ बातें देते हुए, कुछ आंकड़े देते हुए अपने उत्तर में इसको प्रोत्साहित करने के संबंध में लिख दीजिए। इस प्रकार से आप अपना पूरा उत्तर को
कंक्लूड करेंगे, पूरे उत्तर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि संविदा कृषि जोत के संबंध में क्या है आपकी जानकारी। तो भारत में आज़ादी के बाद से ही कृषि जोत का औसत आकार घटता जा रहा है। इसकी वजह जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए कृषि भूमि का उपयोग और परिवार के भीतर विभाजन है। वर्तमान में भूमि जोत का आकार 1.1 हेक्टेयर है और 85% किसान सीमांत किसान हैं। तो आपने बता दिया कि कृषि भूमि के जोत का छोटा आकार क्या है, इस समय जोत का एक औसत आकार क्या है। अब ये किस प्रकार अलाभकारी हो गई है ये बताना होगा। तो देखिए, जितना छोटा खेत होगा उतना ही आप उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका खेत ही बहुत छोटा है तो आप ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे ना, आप कोई भी नई मशीनें उसके लिए नहीं खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब खेत छोटा होगा तो आप उसमें सिंचाई की सुविधा भी बेहतर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिंचाई की सुविधाओं को उठाने का खर्च भी ज़्यादा आएगा बजाय उसकी सिंचाई करने के। और इसके साथ साथ जब हम छोटे छोटे खेतों को बांटते हैं तो जाहिर सी बात है खेत के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन हमें बनानी पड़ेगी, उसका सीमांकन करना पड़ेगा, उससे भी तो हमारी भूमि बर्बाद हो रही है। तो वास्तव में जब हम कृषि जोत का छोटा आकार देखते हैं तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी, सिंचाई, उपजाऊ भूमि का बर्बाद होना, ये सारे पक्ष काम आते हैं, ये सारे फैक्टर्स दिखाई देते हैं। अब इसके बाद आप बताइए कि अनुबंध खेती क्या होती है। ये एक तरीके से किसानों के बीच में और क्रेता के बीच में समझौता है, जो ये बताता है कि क्रेता एक पर्टिकुलर रेंट जो है वो किसान को देगा और जो उत्पादन है वो अपने हिसाब से प्रोसेस करेगा और उसका विपणन करेगा। मोटे तौर पर जो अनुबंध खेती है उसके अंतर्गत ऐसा किया जाता है। तो अनुबंध खेती के क्या लाभ हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बताने थे, तो पहले लाभ बता दीजिए। पहली चीज़ ये है कि कृषि में और अधिक प्रौद्योगिकी आएगी और आधुनिकीकरण आएगा, क्योंकि जब आप बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा अच्छे इनपुट और ज़्यादा अच्छे बीज, बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो मॉडर्नाइजेशन होगा कृषि का। दूसरी चीज़, किसानों के लिए मूल्य स्थिर किया जाएगा, क्योंकि अनुबंध में कीमतें पहले से तय की जाती हैं, तो लगभग कीमतें भी उनके लिए स्थिर हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ बाजार उपलब्ध सुनिश्चित होगी, विपणन और लेन देन की लागत कम हो जाएगी, किसान के दरवाजे से ही उनका सामान ले लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर विपणन और लेन देन की लागतों में कमी आएगी। बेहतर इनपुट और निवेश के कारण उच्च उपज और उत्पादकता होगी, क्योंकि समझौते में रिटर्न की गारंटी दी जाती है और किसान की आय पहली बात तो फिक्स होगी और दूसरी बात आय बढ़ेगी। अगला, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। जैसे पंजाब में आलू किसानों की आय में 30 से 40% की वृद्धि हुई है जब उन्होंने आलू चिप्स निर्माण कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करके अनुबंध खेती को अपनाया। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपने अनुबंध कर लिया, अब कंपनी अपना प्रोडक्शन करे, अपना आलू ले जाए, अपनी चिप्स बनाए, हमें हमारा पर्टिकुलर परसेंटेज दे दे। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इसके सहारे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ठीक है, अनुबंध खेती सही समय पर और कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण कृषि उपज की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है, और इसके साथ साथ ये छोटे पैमाने पर खेती को प्रतिस्पर्धी बनाता है। तो ये सारे लाभ आपको अनुबंध खेती से प्राप्त होंगे। अब इसके नुकसान भी आपको चर्चा करने को कहा गया था, कमियां भी बताने को कहा गया था। पहली चीज़ ये है कि जो बहुत छोटे किसान हैं, जो बहुत सीमांत किसान हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो व्यापारिक सौदे हैं वो 5 एकड़ से अधिक ज़मीन वाले किसानों के साथ किए जा रहे हैं, तो छोटे किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, इसमें बाजार जोखिम है। जैसे मान लीजिए कि कम मांग होने पर कंपनियां गुणवत्ता का मुद्दा उठा करके फसल खरीदने से मना कर देती हैं। बड़ी कंपनियां बोलेंगी इसमें क्वालिटी नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे, जबकि मार्केट में उसकी डिमांड कम है। लेकिन बाजार का तो जोखिम है ही है, साथ ही साथ उत्पादन का जोखिम है। उत्पादन लागत अधिक होती है क्योंकि इसमें गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्रयोग किए जाने हैं, लेकिन अगर फसल खराब हो जाती है तो कोई भी कंपनी इसका बीमा नहीं दे रही है। ठीक है, इसके साथ साथ जो छोटे किसान हैं वो मोल तोल करने की क्षमता उनकी कमज़ोर होती है, और वो नॉर्मली क्या करते हैं कि वो उस रेट को तय कर लेते हैं जो कंपनी का होता है। तो बेसिकली इसमें उनका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। ठीक है, और अगर कीमतें बढ़ गई हैं तो वे वैकल्पिक खरीदारों को बेच नहीं सकते, क्योंकि उनका एग्रीमेंट है कंपनी के साथ। तो अनुबंध खेती में ये सारे प्रैक्टिकल नुकसान हैं, प्रैक्टिकली ये सीमाएं आती हैं इसकी। तो इसके बाद आप एक निष्कर्ष दे दीजिए कि भले ही अनुबंध खेती कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता रखती है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं, जिसमें सहकारी समितियों और एफपीओ के माध्यम से
छोटे किसानों के निगमीकरण द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। तो जो कमियां हैं उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं? उन्हें दूर करने के लिए हम सहकारी समितियां बनाएं, एफपीओ बनाएं और उनके माध्यम से हम एग्रीमेंट करवाएं। ठीक है, त्वरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पूंजी प्रवाह में तेजी आने की इससे उम्मीद है और फसल उत्पादन के लिए एक सुनिश्चित बाजार विकसित होगा। यह छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करेगा, जिससे भारत में कृषि उद्योग का पूर्ण कायाकल्प हो सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप एक सकारात्मक भविष्य की ओर अनुबंध खेती के बारे में लिखेंगे, क्योंकि यह आज के समय की मांग है। ठीक है, तो कमियां होने के बावजूद भी इन कमियों को कैसे दूर किया जाए और कैसे ये आगे के भविष्य के लिए हमारे लिए का लाभदायक होगी, इस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है डिजिटल भारत कार्यक्रम के खेत उत्पादकता डिजिटल भारत कार्यक्रम खेत उत्पादकता और आय बढ़ाने में किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकता है? सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? ठीक है, तो डिजिटल भारत कार्यक्रम जो है वो खेत की उत्पादकता और आय को बढ़ाने में, जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में और किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि भारत सरकार ने इसके संबंध में क्या क्या कदम उठाए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको सबसे पहले डिजिटल भारत कार्यक्रम के बारे में बताना होगा, उसके बाद इससे किसानों के लिए उत्पादकता कैसे बढ़ेगी और आय कैसे बढ़ेगी, ये दोनों चीज़ें बतानी होंगी, और सरकार के द्वारा इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ये बताना होगा। तो ये दोनों पार्ट आपको मेन बॉडी में कवर करने होंगे। इंट्रोडक्शन में आपको डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और उसको खेती से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, कि ये खेती के लिए किस प्रकार सहायक है, और निष्कर्ष में आपको बताना होगा कि इस तरह की तकनीकी आधारित पहलें जो हैं वे कृषि क्षेत्र को सुगम बनाएंगी, कॉम्पिटिटिव बनाएंगी, लाभकारी बनाएंगी, सुदृढ़ बनाएंगी और भविष्य में किसानों की लाभ को और उनकी होने वाली क्षतियों को कम करने में बहुत बड़ी सहायक भूमिका निभाएंगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप सबसे पहले बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है भारत में डिजिटल निरक्षरता को दूर करने के लिए है, जिससे प्रत्येक नागरिक के पास आईसीटी तक पहुँच हो। इस कार्यक्रम को ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, डिजिटल साक्षरता में बढ़ावा देने और डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, हर नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में बुनियादी ढांचा हो, नंबर 1। नंबर 2, मांग पर शासन और सेवाएं हो, और नंबर 3, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण हो, डिजिटल एम्पावरमेंट हो। इन 3 पिलर्स पर ये डिजिटल इंडिया मिशन आधारित है। अब आते हैं उत्तर की मेन बॉडी में, जहां पर आपको बताना है कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया की क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक जो वर्चुअल इकोसिस्टम है वो डेवलप करेगा, आभासी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करेगा, जिसमें किसान को समय पर स्थानीयकृत जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने और किसानों को लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए आभासी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने है तो डिजिटल इंडिया महत्वपूर्ण है। अगर हम डिजिटल इंडिया को पूरे तरीके से लागू करेंगे तो किसानों को एग्जैक्ट टाइम पर, आवश्यक समय पर सूचनाएं मिल जाएंगी, उन्हें लोकलाइज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपनी जगह की सही जानकारी मिलेगी और उसी के हिसाब से वे कृषि के क्षेत्र में अपने प्रयोग को कर सकते हैं। दूसरा, उससे उन्हें कीमतें बेहतर मिलेंगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया में मिशन के अंतर्गत अगर बाजार इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, बाजार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो किसानों को बाज़ारों की सही जानकारी होगी, मूल्य निर्धारण की सही जानकारी होगी और वे अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा सकते हैं, वे अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक सीधे पहुंचा सकते हैं। तो इससे किसानों को बेहतर कीमतें मिलेंगी और उनकी लागतें कम होंगी। इसके साथ साथ अगर डिजिटल इंडिया मिशन के सफलता के साथ जोड़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो उनके लिए ज़रूरी और आवश्यक सूचनाएं हैं, जो उनके लिए लाभप्रद जानकारियां हैं, वे उन्हें सीधे प्राप्त होंगी, क्योंकि जो बोई गई फसल है वास्तविक समय में देखे गए मौसम और अनुमानित बाजार मूल्यों के आधार पर किसानों को अपने लिए जो कृषि की उत्पादकता बढ़ाना और कृषि की सेल बढ़ाना, इन दोनों के लिए बेहतर जानकारी मिलेगी, रियल टाइम जानकारी मिलेगी, तो इससे किसानों को लगातार फ़ायदा ही होगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, देखिए डिजिटल इंडिया में डिजिटल ग्रीन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लाभ उठाएगा। इसमें क्या है कि किसानों के लिए बेहतरीन प्रबंधन और अभ्यासों के बारे में सहभागी वीडियो का उपयोग किया जाता है, जो दूसरे किसानों को दिखाया जाता है। यह एक पारंपरिक ज्ञान के विस्तार की तुलना में अधिक लागत प्रभावी,
जिससे किसान दूसरे किसानों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो किसानों की सफलता के वीडियो, उनकी कृषि प्रणालियों के संबंध में वीडियो जब वे स्वयं अपने एक दूसरे किसानों के साथ शेयर करेंगे तो इस तरीके के सोशल मीडिया से जानकारी का प्रवाह बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम डिजिटल इंडिया मिशन करते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी करते हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे उन्हें नहीं मिलती है, तो उनको सीधे नगद हस्तांतरण किया जा सकता है, जिससे किसान उस नगद का इस्तेमाल अपनी खेती की नई प्रौद्योगिकियों और अच्छे बीजों और उसके अच्छे उत्पादन के लिए कर सकें। तो इससे जो लैप्स होता है, जो बीच में पैसा गायब हो जाता है और किसानों तक नहीं पहुंचता है, उसके बजाय उन्हें सीधा फ़ायदा पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ बचत भी लाएंगे, क्योंकि इससे क्या है कि किसानों के पास बचत करने का एक बेहतर मौका होगा। जैसे कि आप देखें पीएम जनधन योजना, भीम जैसी पहल भी किसानों के लिए बेहतर फ़ायदा पहुंचा सकती है, उन्हें डिजिटल मुद्रा हस्तांतरण का लाभ देती है और साथ ही साथ उनके अंदर बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ भूमि सुधार और भूमि अभिलेखन का भी आधुनिकीकरण होगा। जैसे कि अगर आप भूमि के अभिलेख हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सब ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, तो सब भूमि के स्वामित्व के संबंध में जो कि गाँवों में सबसे बड़े विवाद होते हैं वे क्लियर होंगे और जितनी भी योजनाएं हैं भूमि के हिसाब से वो किसानों तक सीधे पहुंच पाएंगी। तो ये इसके लाभ होंगे। अब सरकार ने इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए हैं? पहली चीज़ ये है कि सरकार ने पूरे गांव के पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क शुरू किया है। ठीक है, इसके साथ साथ एगमार्क नामक एक वेब आधारित पोर्टल शुरू किया गया है, जहां किसानों को बाजार, मूल्य और प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो जब उनके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तो वे इस तरीके के बाजार से जुड़ करके अपनी जानकारियों को अच्छा करेंगे। इसके साथ किसान SMS पोर्टल शुरू किया है, संदेश स्रोत शुरू किया है, जिससे किसानों को स्थानीय भाषा में स्वचालित और निःशुल्क जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ किसानों के लिए वॉइस SMS का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें किसान जो मैसेज नहीं कर सकते वो वॉइस SMS करके भी अपनी जो जानकारियां हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें मिट्टी के जो खेती की ज़मीन है वहाँ की मिट्टी के नमूनों को लिया जाता है, लैब में टेस्ट किया जाता है और किसानों को उस संबंध में जानकारी दी जाती है कि उनकी ज़मीन पर किन चीज़ों की आवश्यकता है और कौन सी चीज़ों में उनकी ज़मीन रिच है। तो इससे वे मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लाभ ले सकते हैं और बेहतर फसल को उगा सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार ने निर्धारित मानकों के आधार पर जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली पोर्टल शुरू किया है। इसके साथ साथ नाउकास्ट मौसम चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है, जिससे उन्हें मौसम के बारे में समय पूर्व जानकारी दी जा सके, मोबाइल पर मौसम के संबंध में अलर्ट दिए जा सकें, जिससे वो अपनी फसल को सुरक्षित कर सकें। भारत निर्माण जैसी योजना शुरू की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज इलाकों को दूरसंचार सुविधाओं से लैस करना होगा और ग्रामीण दूरसंचार सुविधाओं को 40% तक बढ़ाया जाएगा। भारत निर्माण ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई टेली घनत्व को भी बढ़ाया है। ठीक है, इसके साथ साथ कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया गया है, जिससे किसानों को उचित प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि पद्धतियों की आपूर्ति हो सके। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT का उपयोग, आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लोकप्रियकरण, क्षमता निर्माण आदि के इंटरैक्टिव तरीकों को हासिल करने की परिकल्पना की गई है। तो केंद्र सरकार ने कई सारी योजनाएं इस क्षेत्र में की हैं, जहां पर ICT का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो डिजिटल इंडिया है वो किसानों के जीवन में कितनी भूमिकाएं निभा सकता है, ये आपने समझा। अब आप एक इसका निष्कर्ष दे दीजिए और इससे बताइए कि इन डिजिटल तकनीकियों का प्रयोग किसानों की आजीविका, किसानों के जीवन में सुधार के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें कृषि को और अधिक बाजार की तरफ लाया जा सकता है, उसका प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से और आसानी से बेचा जा सकता है, अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। और हालांकि इसमें अभी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसानों को डिजिटल नॉलेज अभी हमें और बेहतर देना होगा। डेटा और सूचना की पहुंच ज़्यादा बेहतर किसानों तक करने की आवश्यकता है, लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान डिजिटल नॉलेज रखें और उसका प्रयोग अपनी खेती की व्यवस्था में करें। इस प्रकार आप अपने प्रश्न का निष्कर्ष दे सकते हैं। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए।
ये वर्ष 2015 का आया हुआ प्रश्न है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा कीमत सहायकी का प्रतिस्थापन भारत में सहायकियों के परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें कि जो भी सरकार सब्सिडीज देती है, ठीक है, जो भी कॉस्ट पर या चीज़ों पर सब्सिडी देती है या प्राइस सब्सिडी देती है, उसकी जगह पर अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करें, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करें, तो किसानों को किस प्रकार से लाभ होगा या परिस्थितियां किस प्रकार बदल जाएंगी। आपको सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पढ़ के नहीं समझ में आता है तो कभी कभी आपको, इसलिए मैं आपको हर एक प्रश्न पहले समझा देता हूं कि पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है वो समझिए। यूपीएससी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रश्न किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को देखना है किसके नज़रिए से, जो सरकार बाकी सब्सिडीज़ देती है उनके नज़रिए से, और बताना है कि उसको अगर हम करें तो किस प्रकार ये लाभप्रद होगा किसानों के लिए या किस प्रकार ये परिस्थितियों को बदल सकता है। ठीक है, इस पर चर्चा करनी है। वर्ष 2015 का प्रश्न है। तो सिंपली आप इंट्रोडक्शन में बताइए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है, जहां पर लाभार्थियों तक सूचना और धन के सरल और तेज प्रवाह और वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिए हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का प्रयोग या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप बताइए कि अगर हम डीबीटी लागू कर देते हैं तो सब्सिडी का परिदृश्य कैसे बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है इसमें कम रिसाव होगा। ठीक है, जब भी हम कभी मूल्य सब्सिडी देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें जो एक जगह से दूसरी जगह के मूल्यों का अंतर है, जो प्रक्रिया है, जो बिचौलिए हैं, इन सब के कारण जो सब्सिडी है वो उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, जब हम डीबीटी देंगे, जब हम सीधे किसान के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और सीधा सीधा लाभ किसको मिलेगा, किसान को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें रिसाव कम होगा। दूसरा, बेहतर लक्ष्यीकरण होगा। ठीक है, तो जब हम इसमें देखते हैं कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो अब आप देखिए इसके लिए हमारे पास आंकड़ा है कि वर्ष 2015 के आर्थिक सर्वेक्षण ने क्या कहा कि निचली 50% आबादी केवल 25% एलपीजी का उपभोग करती है। चूंकि डीबीटी बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया पर आधारित होगा, इसीलिए समावेशन और बहिष्करण की त्रुटियों को कम किया जा सकेगा। ठीक है, चूंकि प्रश्न 2015 का था इसलिए डेटा भी वहीं से लिया है। आप इसको अपडेट भी करेंगे अगर ये प्रश्न बदलता है तो। हालांकि ये प्रश्न बहुत रिलेवेंट अभी नहीं है, लेकिन आप इस प्रश्न के आने की संभावना तभी रख सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, राजकोषीय घाटे में कमी आएगी। तो इसमें तीसरा लाभ क्या होगा कि राजकोषीय घाटा कम होगा। देखिए, हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, जैसे एलपीजी पर हम सब्सिडी देते हैं। ठीक है, तो अगर हम एलपीजी पर सब्सिडी सीधे सीधे अकाउंट में देने लगते हैं, जो उपभोक्ता का अकाउंट है, तो जो फर्जी लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, जो फर्जी लाभार्थी हैं, उनको हम पूरी साइकिल से बाहर कर देते हैं। तो जो हम अनावश्यक सब्सिडी के रूप में पैसा का लॉस कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। अगर आप देखिए कि एलपीजी में पहल योजना से पता चला है कि भारत सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को हटाने के कारण 14,000 करोड़ रुपए सब्सिडी में बचाए हैं। जब हम डीबीटी के अंतर्गत देंगे तो इससे राजकोषीय घाटे में सीधे तौर पर कमी आएगी। जो राशि बचेगी, जो जैसे इस एग्जाम्पल में आप 14,000 करोड़ रुपए देख रहे हैं, तो इससे हम गाँव की जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास में ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोगों को पैसा खर्च करने की आज़ादी देता है। अगर पैसा व्यक्ति के, लाभार्थी के सीधे खाते में आ गया है तो उस पैसे को अपनी आवश्यकता के हिसाब से और अपनी भविष्य की योजनाओं के हिसाब से वो खर्च कर सकता है। अब आपको केवल उसी उत्पाद पर अपनी सब्सिडी का पैसा पाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितनी सब्सिडी मिलनी थी मिल गई, अब आप अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप बता दीजिए कि डीबीटी के माध्यम से क्या होगा कि इसमें सब्सिडी सुधार के साथ साथ सरकार का लक्ष्य सब्सिडी को खत्म करना ही नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से लक्षित करना है। जिसको लाभ मिलना चाहिए उसे लाभ मिले, ताकि वे इच्छित लाभार्थियों तक ही पहुंचे। डीबीटी सब्सिडी की मात्रा, रिसाव आदि को कम करने में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और अभी हाल फिलहाल के समय में हम देखते हैं कि इस योजना के कारण, चाहे वो राशन वितरण हो, खाद पर सब्सिडी हो, इन सब से कहीं ज़्यादा लाभ किसानों को और उपभोक्ताओं को प्राप्त हुआ है जब से हम डिजिटल तरीके से उन्हें
आधार कार्ड और मोबाइल और अकाउंट नंबर को ऐड करके जब हम सीधे उनके अकाउंट में बेनिफिट ट्रांसफ़र करने लगे हैं, बायोमेट्रिक पहचान करने लगे हैं, तो लाभ प्राप्त करता वर्ग सीधे सीधे इससे लाभ प्राप्त करता है। तो आपने देखा वर्ष 2015 और 2016 में जितने प्रश्न आए थे एग्रीकल्चर के सेक्टर से, वो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। और इस डिस्कशन में आपने देखा होगा कि हम लोग पूरे तरीके से हर एक प्रश्न के हर पहलू पर चर्चा करते हैं। आपको व्यापक तौर पर इसके आंसर्स लिख के भी देते हैं कि आप इसको देखें और आपके दिमाग में आइडिया बने कि इसकी फ्रेमिंग ऐसे हो रही है और इनमें इन एलिमेंट्स को शामिल किया जा रहा है। तो बेहतर प्रयास ये होगा कि आप अपने उत्तरों को इसी के साथ साथ लिखने की कोशिश भी करें, इन वीडियो के आधार पर ही लिखने की कोशिश करें। आप अपनी तैयारी को सही दिशा में अगर ले जाना चाहते हैं तो मेंस की राइटिंग लगातार करते रहिए। हम अगले वीडियो में इस सेक्टर को कवर करके ख़त्म करेंगे और अगले सेक्टर को उठाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।